कि आप अपना पूरा ध्यान आज सिखाए जाने वाले फॉर्मूलों पर दें। बिल्कुल, और हमारे सॉल्व करने के मेथड को बारीकी से समझें। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत का मूल अर्थ क्या है। शब्द पर ध्यान दें, प्रतिशत। इसका सीधा सा मतलब है प्रति सैकड़ा, यानी हर 100 पर, है ना? हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसे गणितीय भाषा में कहूँ तो प्रतिशत वह भिन्न या फ्रैक्शन है जिसका हर, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, वो हमेशा 100 होता है। अच्छा, जैसे अगर हम कहते हैं 10%, तो उसका मतलब है 100 में से 10 हिस्से। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे हम 10/100 लिखते हैं। क्लास, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें, तो मान लीजिए आपके पास कोई राशि है और उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। हाँ, तो इसका मतलब है कि उसका नया मान अब पहले मान का 110% हो गया है। बिल्कुल, 100 तो वो खुद था ही, 10 और जुड़ गया। और इसी तरह अगर किसी राशि में 20% की कमी हो रही है तो वो 100 से घटकर अपने पहले मान का 80% रह गया है। समझ लो बेटा, बेस वैल्यू हमेशा पुरानी आई ही रहेगी। सही कहा। तो चलिए अब प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने का पहला फॉर्मूला देखते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। हाँ, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। प्रतिशत वृद्धि बराबर अंश में लिखेंगे कुल वृद्धि गुणा 100 और इस पूरे के बटा में आएगा प्रारंभिक मान। चलिए इसे एक उदाहरण से हल करके देखते हैं क्लास। मान लीजिए एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपए प्रतिदिन हो गई। तो यहाँ आय में सीधे सीधे 16 रुपए की स्पष्ट वृद्धि हुई है। बिल्कुल। तो क्लास, अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं। हमारी प्रतिशत वृद्धि होगी अंश में 16 गुणा 100 और हर यानी बटा में आएगा 80। हाँ, अब कैलकुलेशन देखिए बच्चों। 16 से 80 को काटते हैं तो 5 आता है। तो अब हमारे पास बचा 100/5 और 100 को 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, यानी हमारी प्रतिशत वृद्धि 20% निकल कर आती है। समझ लो बेटा, हमेशा याद रखना कि बेस वैल्यू पुरानी आय 80 रुपए ही रहेगी, ना कि 96 रुपए। एकदम सही कहा आपने। अब प्रतिशत कमी ज्ञात करने का भी एक सीधा सा उदाहरण देख लेते हैं क्लास। हाँ बिल्कुल, कमी वाला कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी। यदि किसी कारणवश उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी? सीधी सी बात है, नई आय प्रारंभिक आय का सिर्फ 80% ही रह जाएगी। बिल्कुल। तो हम सीधे 6000 का 80% निकालते हैं। 6000 गुणा 80/100। तो 100 के 2 शून्य से 6000 के 2 शून्य कट जाएंगे। हाँ, बचेगा 60 गुणा 80 जो होता है 4800 रुपए। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परीक्षाओं में प्रतिशत के कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल। प्रतिशत के इस अध्याय में विभिन्न परीक्षाओं में कुल 11 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 11 प्रकार, मतलब काफी वैरायटी है। हाँ, और हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहला प्रकार है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। क्लास, इसका फॉर्मूला बहुत ध्यान से सुनिए और लिखिए। फॉर्मूला है अंश में 100 गुना प्रतिशत कमी और पूरे के बटा में आएगा 100 माइनस प्रतिशत कमी। चलिए इसे आय की तुलना वाले एक बहुत ही कॉमन सवाल पर लागू करते हैं। सवाल है, गीता की आय सीता की आय से 10% कम है, तो बताइए सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ध्यान दे बच्चों, यहाँ कमी 10% की दी गई है, तो फॉर्मूले में मान रखते हैं 100 गुणा 10 और बटा में 100 माइनस 10। बिल्कुल। ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे 100 में से 10 गए तो 90 बचेगा। मतलब हमारे पास भिन्न है 1000/90। हाँ, शून्य से शून्य काटेंगे तो बचेगा 100/9 और जब हम 100 को 9 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 11 सही 1/9%। बढ़िया। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, जो है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इसका फॉर्मूला पिछले वाले से बस थोड़ा सा अलग है। ऊपर 100 गुणा प्रतिशत वृद्धि और बटा में 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। तो सवाल देखते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ वृद्धि 20% की है। फॉर्मूले में रखते हैं 100 गुणा 20 बटा 100 प्लस 20। अंश में हो गया 2000 और हर में 120, यानी 2000/120। शून्य से शून्य कटा तो बचा 200/12। इसे 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ऊपर 50 आएगा और नीचे 3। सही 2/3%। सर एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गया हूँ और मुझे यकीन है कि कई स्टूडेंट्स भी सोच रहे होंगे। हाँ, पूछिए, क्या उलझन है? इन दोनों फार्मूलों में हम नीचे मतलब हर में कभी माइनस कर रहे हैं और कभी प्लस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हम सीधी सीधी प्रतिशत क्यों नहीं निकाल लेते? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है क्लास। इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। हाँ, लॉजिक बताइए। देखिए, जब आधार
यानी जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो बेस वैल्यू बदलती है तो प्रतिशत भी बदल जाता है। पहले सवाल में सीता की आय अधिक थी जिसे हमने शुरुआत में आधार माना था। अच्छा, तो जब हमें गीता की आय के संदर्भ में देखना है तो हमारा नया आधार कम हो गया है। बिल्कुल, इसलिए हम फॉर्मूले में नीचे माइनस करते हैं ताकि भिन्न का मान बढ़ सके। वहीं दूसरे सवाल में राम की आय श्याम से अधिक है तो हमारा नया आधार बढ़ रहा है। समझ गया, इसलिए हम नीचे प्लस करते हैं। प्रतिशत हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आप तुलना किससे कर रहे हैं। एकदम सटीक समझे आप। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। मान लीजिए किसी चीज का दाम पहले बढ़ा और फिर घट गया या दोनों बार बढ़ गया। हाँ, इसके लिए हम क्रमागत परिवर्तन, जैसे सक्सेसिव चेंज कहते हैं, उसका फॉर्मूला सिखाएंगे। फॉर्मूला ध्यान से सुनिए बच्चों। फॉर्मूला है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस ब्रैकेट में पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटा 100। क्लास याद रहे, वृद्धि होने पर प्रतिशत का मान धनात्मक यानी प्लस रखा जाएगा और कमी होने पर मान ऋणात्मक यानी माइनस रखा जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से हल करते हैं। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आमतौर पर लोग सोचेंगे कि 10 और 20 मिलाकर 30% बढ़ी। लेकिन गणित ऐसे काम नहीं करता बच्चों। फॉर्मूले में रखते हैं, पहला प्रतिशत 10 है, दूसरा 20 है, दोनों वृद्धि हैं तो दोनों प्लस रहेंगे। तो ये होगा 10 प्लस 20 प्लस ब्रैकेट में 10 गुणा 20 बटा 100। बिल्कुल, 10 और 20 जुड़कर हो गए 30 और 10 गुणा 20 हुआ 200, जिसे 100 से भाग दिया तो 2 बचा। अब 30 और 2 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा, यानी कुल 32% की वृद्धि हुई, 30% नहीं। एकदम ठीक। ये अतिरिक्त 2% इसलिए आया क्योंकि दूसरी बार जो 20% की वृद्धि हुई वो उस बढ़ी हुई 10% आय पर भी लगी थी। क्या बात है। अब आते हैं चौथे प्रकार पर, जो है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल यानी एरिया, जो कि 2D होता है, उसमें भी यही क्रमागत या सक्सेसिव फॉर्मूला लगता है। मान लीजिए एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? फॉर्मूला वही लगेगा, 5 प्लस 10 प्लस ब्रैकेट में 5 गुणा 10 बटा 100। हाँ, 5 और 10 हुए 15, 5 गुणा 10 हुआ 50 और 50 को 100 से भाग दिया तो 0.5 आया। तो 15 प्लस 0.5 यानी कुल 15.5% की वृद्धि हुई। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। Here's where it gets really interesting. 3D शेप जैसे गोले या कमरे के आयतन का क्या? वहां तो 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बहुत अच्छा सवाल है। आयतन त्रिविमीय गुणनफल होता है। इसके लिए हम बहुत ही व्यवस्थित स्टेप्स फॉलो करते हैं। मतलब इसे 2 बार में हल करना होगा। हाँ, पहले किन्हीं 2 विमाओं का परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, बिल्कुल उसी सक्सेसिव फॉर्मूला से। फिर जो परिणाम आएगा उसे तीसरी विमा के साथ फिर से उसी फॉर्मूला में रखेंगे। क्लास, कल्पना कीजिए आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। वो सिर्फ लंबाई में नहीं बढ़ता, वो चौड़ाई और गहराई में भी फूलता है। इसलिए हमें वृद्धि को बारी बारी से नापना पड़ता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। तो मान लीजिए लंबाई 10% घटी, चौड़ाई 20% घटी और ऊंचाई 5% बढ़ी। तो पहले -10 और -20 को फॉर्मूले में रखकर उनका परिणाम निकालेंगे। हाँ, और फिर उस परिणाम को +5% के साथ दोबारा फॉर्मूले में हल करेंगे। इससे आपको सटीक आयतन परिवर्तन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रकार पर, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। हाँ, इसमें शेष या बचे हुए हिस्से का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, अगर 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा। इसी बचे हुए हिस्से वाले लॉजिक पर हम अगला सवाल हल करेंगे। एकदम सटीक लॉजिक। सवाल पढ़ते हैं क्लास। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। हम सिर्फ बची हुई राशि पर फोकस करेंगे। कुल आय 18,400 रुपए है। 30% भोजन पर गया तो कुल आय का 70% बचा। हाँ, फिर इस बचे हुए हिस्से का 40% परिवहन पर गया तो उस पूरे हिस्से का 60% बचा और अंत में वह इस शेष का 50% बचाता है। तो हमारी समीकरण बनेगी 18,400 गुणा 70/100 गुणा 60/100 गुणा 50/100। बाप रे, इतनी बड़ी गुणा। घबराइए नहीं, हम एक एक फ्रैक्शन को काटने का तरीका देखते हैं।
50/100 को काटेंगे तो सीधा 1/2 आएगा। अच्छा, और 60/100 को 20 के पहाड़े से काटेंगे तो 3/5 आएगा। बिल्कुल। और 70/100 को 0 से 0 काटकर 7/10 लिखेंगे। अब हमारे पास बहुत ही सरल संख्याएं हैं। 18,400 गुणा 7/10 गुणा 3/5 गुणा 1/2। क्लास, इसे आप अपनी कॉपी में गुणा और भाग करेंगे तो अंत में आपको 3,864 रुपए मिलेंगे। यही गोपाल की बचत है। अब आता है छठा प्रकार, चुनाव पर आधारित प्रश्न। स्टूडेंट्स, ये बहुत मजेदार है। हाँ, चुनाव वाले प्रश्नों का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। लॉजिक ये है कि हार या जीत हमेशा मतों के अंतर से तय होती है, कुल मतों से नहीं। हाँ, कुल मत तो हमेशा 100% होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वो 900 मतों से विजयी हुआ। तो हमें ज्ञात करना है कि मतदाता सूची में कुल कितने मत दर्ज हैं। जी क्लास, इसका लॉजिक बहुत ही सरल है। जीतने वाले को 65% मत मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100% में से 65% घटा दीजिए, बचेगा 35%। बिल्कुल। अब दोनों के मतों का अंतर देखिए। 65% और 35% का अंतर है 30%। और सवाल कहता है कि वह 900 मतों से जीता है। जीतने का मतलब ये है कि उसे 900 वोट ज्यादा मिले, यानी यही 30% का अंतर उन 900 मतों के बराबर है। हाँ, तो अगर 30% बराबर 900 है तो 1% बराबर होगा 900 को 30 से भाग देने पर, यानी 30। इसलिए कुल मत जो हमेशा पूरे 100% होते हैं होंगे 30 गुणा 100, यानी 3000 कुल मत। आप भी इसे अपनी कॉपी में हल करके देखो। हार जीत हमेशा अंतर से तय होती है। बहुत ही शानदार तरीका है। अब 7वें प्रकार पर आते हैं, मिश्रण या मिक्सचर पर आधारित प्रश्न। सवाल है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवालों में सबसे पहले उस पदार्थ की मात्रा निकालिए जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ हम पानी मिला रहे हैं तो चीनी की मात्रा स्थिर रहेगी। बिल्कुल। पहले चीनी की वास्तविक मात्रा निकालते हैं। 15 लीटर का 40%, यानी 15 गुणा 40/100। 20 से काटेंगे तो 40 का 2 और 100 का 5 हो जाएगा। और 5 से 15 को काटेंगे तो 3 आएगा। 3 गुणा 2 हुआ 6 लीटर, यानी घोल में चीनी 6 लीटर है। अब हमने 3 लीटर पानी मिला दिया तो नया घोल हो गया 15 + 3 यानी 18 लीटर। हाँ, 18 लीटर। सर, यहाँ मुझे एक उलझन है। हमने घोल में चीनी तो डाली ही नहीं, सिर्फ पानी डाला। चीनी की मात्रा तो अभी भी 6 लीटर ही है, तो फिर चीनी का प्रतिशत क्यों बदलेगा? What's fascinating here is कि चीनी की कुल मात्रा 6 लीटर ही है, वो नहीं बदलती। लेकिन क्योंकि पूरा घोल 15 लीटर से बढ़कर 18 लीटर हो गया है, इसलिए उस पूरे घोल के मुकाबले चीनी का हिस्सा या प्रतिशत सिकुड़ जाता है। अरे हाँ, टोटल बढ़िया ना। तो अब नया प्रतिशत निकालेंगे। अंश में चीनी की मात्रा गुणा 100 और बटा में नया घोल, यानी 6 गुणा 100/18। 6 से 18 को काटेंगे तो नीचे 3 आएगा। बचा 100/3, जिसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। देखिए, चीनी का प्रतिशत 40 से गिरकर 33 सही 1/3 हो गया। कमाल का कॉन्सेप्ट है। मात्रा वही रही लेकिन दायरा बढ़ने से प्रतिशत कम हो गया। अब 8वें प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या वृद्धि के लिए हम जो फॉर्मूला देते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले जैसा ही होता है। क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ी हुई आबादी पर बुआर बढ़ती है ना। एकदम सही। फॉर्मूला है A = P गुणा ब्रैकेट में 1 + R/100 और ब्रैकेट बंद करके उसकी घात या पावर T। यहाँ P वर्तमान जनसंख्या है, R वृद्धि की दर है और T समय है। चलिए एक उदाहरण हल करते हैं। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वहां 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला में मान रखते हैं। P की जगह 1 लाख रखेंगे, R की जगह 10 और T की जगह 3। तो 1 लाख गुणा ब्रैकेट में 1 + 10/100 की घात 3। ब्रैकेट के अंदर 10/100 को काटेंगे तो 1/10 बचेगा। 1 में 1/10 जोड़ेंगे तो 11/10 आएगा। अब इस 11/10 को 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि समय 3 वर्ष है। 1 लाख गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। नीचे के 3 10 से 3 शून्य बनेंगे जो 1 लाख के 3 शून्यों से कट जाएंगे। बचेगा 100 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। 11 का घन या क्यूब 1331 होता है। तो 100 गुणा 1331 हो गया 1,33,100। यही हमारी 3 वर्ष बाद की नगर की जनसंख्या होगी। बिल्कुल।
अब हम 9वें प्रकार पर आ गए हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसका एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं क्लास। मान लीजिए पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? इसे सीधा समीकरण में लिखते हैं, पहली संख्या गुणा 80/100 बराबर दूसरी संख्या गुणा 50/100। दोनों तरफ के बटा वाले 100 आपस में कट जाएंगे। हाँ, 80 और 50 के शून्य भी कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा पहली संख्या गुणा 8 बराबर दूसरी संख्या गुणा 5। इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5/8 हिस्सा है। बहुत आसान था ये तो। हाँ, बिल्कुल आसान था। अब 10वीं प्रकार की ओर बढ़ते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। इसमें 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। पहला है वेन डायग्राम वाला प्रश्न। जैसे किसी परीक्षा में एक विषय में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 35% अनुत्तीर्ण हुए। हाँ, अगर हमें कुल उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना हो जब 2 विषय दिए हो, तो उसका फॉर्मूला है 100 माइनस ब्रैकेट में पहले विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत प्लस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत माइनस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो क्लास, इस फॉर्मूले का मुख्य नियम यह है कि हमें पहले उत्तीर्ण वाले आंकड़ों से अनुत्तीर्ण वाले आंकड़े निकालने होंगे और फिर उन्हें 100 में से घटाना होगा। बिल्कुल सही। अब इसी में न्यूनतम पासिंग मार्क्स वाला दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले और वो 30 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे छात्र को 35% अंक मिले और वो पासिंग लाइन से 30 अंक ज्यादा ले आया। परीक्षा का पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसका लॉजिक बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें क्लास, हमें दोनों छात्रों के बीच का गैप या अंतर देखना है। पहले छात्र को 30% मिले, दूसरे को 35% मिले। तो उनके प्रतिशत का अंतर कितना है? 35 माइनस 30 बराबर 5%। बिल्कुल। अब उनके अंकों का अंतर देखिए। पहला छात्र पासिंग लाइन से 30 अंक पीछे है यानी -30, और दूसरा पासिंग लाइन से 30 अंक आगे है यानी +30। दोनों के अंकों के बीच का कुल अंतर हुआ 30 + 30 बराबर 60 अंक। इसका सीधा सा मतलब है कि परीक्षा के पूर्णांक का 5% ही 60 अंक के बराबर है। तो क्लास, कैलकुलेशन एकदम साफ है। अगर 5% बराबर 60 अंक है तो 1% बराबर होगा 60 को 5 से भाग देने पर, यानी 12 अंक। और कुल पूर्णांक जो कि अपने आप में पूरा 100% होता है, वो होगा 12 गुना 100 यानी 1200 अंक। वाह, ये लॉजिक तो सच में बहुत समय बचाने वाला है। अब हमारे अध्याय का अंतिम 11वां प्रकार बचा है, विविध प्रश्न। इसमें हम सेट थ्योरी का एक उदाहरण सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक छात्रावास यानी हॉस्टल में 800 लड़के हैं। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का कम से कम एक खेल जरूर खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? तो क्लास, सबसे पहले दोनों प्रतिशतों को जोड़कर देखते हैं। 75% हॉकी वाले और 50% फुटबॉल वाले। 75 + 50 हो गया 125%। लेकिन एक मिनट, कुल बच्चे तो 100% ही हो सकते हैं ना? प्रतिशत 100 से ऊपर कैसे चला गया? बिल्कुल, यही इस सवाल की चाबी है बच्चों। जो हिस्सा 100% की सीमा से ऊपर जा रहा है, वही उन लड़कों का प्रतिशत है जो दोनों खेल खेलते हैं, क्योंकि उनकी गिनती हॉकी में भी हो गई और फुटबॉल में भी। अच्छा, तो 125 माइनस 100 बराबर 25%, यानी 25% लड़के हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। एकदम सही। अब हमें कुल संख्या दी गई है 800, तो 800 का 25% निकाल लेते। 800 गुणा 25/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, बचेगा 8 गुणा 25 जो कि 200 होता है। अतः 800 में से 200 लड़के दोनों खेल खेलते हैं। देखा स्टूडेंट्स, ये ट्रिक्स एग्जाम में कितना समय बचाती हैं। एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये फॉर्मूले रटने नहीं पड़ते। बिल्कुल। तो बच्चों, आज की इस मास्टर क्लास में हमने प्रतिशत के 11 प्रकार के प्रश्न हल किए। जाते जाते मुख्य फॉर्मूलों का एक बहुत छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ।